अगर आपका मंशूर एक था, मंशूर तो था ना कि आपने 370 वापस लाना है, 35 से वापस लाना है। मंशूर आपका एक है और उस एक मंशूर होने के बावजूद आप एक प्लेटफॉर्म पर एक साल भी नहीं रह पाए। और हमारी एक जनरेशन नौजवानों की जेलों में है, एक कब्रों में है, एक ड्रग्स में है, एक डिप्रेशन में है। हम चाहते हैं अपने नौजवान को हम डेमोक्रेटिक स्पेस दें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कश्मीर को नौजवान को एक स्पेस देने का है। जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोशिश की महबूबा जी ने कि कश्मीर के नौजवान को तशद्दुद से, जुल्म से, जेल से, सख्ती से, FIR से निकाल के उसको जमहूरी हक दिया जाए। यंग पीपल आर शोइंग फेथ इन PDP लीडरशिप एंड यंग पीपल आर शोइंग फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस व्हिच शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द पीपल इन गवर्नमेंट। देयर वर अनफॉर्चुनेटली फ्यू एलिमेंट्स। वही था ख्वाब जो सबने मिल के देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। 5 अगस्त 2019, उससे एक दिन पहले 4 अगस्त को तमाम घाटी के दल एक साथ थे और सब ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। कैदोबंद के बाद जब लोग बाहर आए तो उसी एजेंडे पर काम जारी रहा और काम मिलकर लड़ेंगे। TDC के चुनाव में मिलकर लड़े तो एक साथी भाग गया, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, एक और साथी भागा, और अब जब लोकसभा के चुनाव की बारी आएगी तो सब अपने अपने कबीलों में बट के अपने अपने तरीके से ख्वाबों को बेच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े अहम रुकन और जिन्होंने श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा है, वहीदुर रहमान परा है। वहीद साहब, सबसे पहले तो ये कि आप तो सब मिलकर चले थे और आप आपने घाटी के लोगों से वादा किया था कि 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, भिन्न भिन्न नहीं जाएंगे। लेकिन पहला ही चुनाव है और आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जब PHD की सारी बुनियाद उसमें वो बुनियाद महबूबा जी ने रखी 4 अगस्त को, सबके घर जा इनने दरवाजे नहीं खोले बट ज़बरदस्ती जा यूनिटी बनाई और PHD की फॉर्मेशन, क्योंकि उस वक्त ऑनस्लॉट था तो यूनिटी का मैसेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद जब DDC इलेक्शन हुए तो PDP को काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। हमें 70% दे दी थी, हमें दे रहे थे, सब कुछ मिला बर्दाश्त किया। उसके बाद अब जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक साहब सबसे बड़े थे, तो अगर उनने एक बार बता दिया होता कि आप सारी सीटें हमें दे दीजिए तो PDP शायद उसके लिए भी तैयार थी जब हमारी PAC में मीटिंग हुई। लेकिन उमर साहब ने कहा कि ये लोग ज़मीन पे ही नहीं है, ये रिलेवेंट ही नहीं है, नंबर 3rd है, 3rd पे भी नहीं है, और ऐसे इल्ज़ाम लगा दे तो फिर उसके बाद एक दूसरे से पॉलिटिक्स तो होती रहती है, पार्टी पॉलिटिक्स। लेकिन जब उन्होंने कहा इनकी बुनियाद नहीं है तो फिर मजबूरी बनती है, क्योंकि कश्मीर की सारी लड़ाई एग्जिस्टेंस पे ही है कि आप कहाँ हैं, मैं कहाँ, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस पे है। उन्होंने बोला ये है ही नहीं, तो मजबूरन महबूबा जी को प्रेशर पार्टी का इसका जवाब देना पड़ेगा, और उस वजह से फिर पार्टी ने फैसला किया। क्योंकि अगर हम अपने वर्कर्स को बोल भी देते कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, उन्होंने बोला आपके पास वोट ही नहीं है, क्योंकि आपके 40 लोग भाग गए, वो लोग भागे। हमारा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थोड़ी था, और सख्ती थी, प्रेशर था, वर्कर भागे, लीडर भागे कुछ, और लीडर इसलिए निकले क्योंकि प्रेशर था। तो इसका मतलब नहीं है कि हम तीसरे नंबर दूसरे पे आए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम किया। उस इलेक्शन में 30,000 तो वोट ही पड़ा था बिना के लिए। अगर आपका मंशूर एक था, मंशूर तो था ना कि आपने 370 वापस लाना है, 35 से वापस लाना है। मंशूर आपका एक है और उस एक मंशूर होने के बावजूद आप एक प्लेटफॉर्म पर एक साल भी नहीं रह पाए। क्योंकि मेन बात वही है ना, कंसेंसस की। मैं आपको अगर दावत ही नहीं दूंगा। किसको इल्ज़ाम लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर? कि उन्होंने कॉल ही नहीं लिया ना। फारूक साहब, महबूबा जी ने इंडिया अलायंस में बॉम्बे में कहा कि फारूक साहब जो फैसला करेंगे हम ले लेंगे। और सुनने में ये भी आया था कि फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अनंतनाग लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और हम उनका, और अगले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुबह मियां अल्ताफ को यहाँ से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कंसेंसस से नहीं किया। अगर करना भी है आपको एक बार पूछ के कर लेते, हो सकता है मान लेते। मसला वही है। देखिए, अगर आप कंसेंसस में पूछते हैं कि यूनिटी हमने चलाई है और इस यूनिटी में हम एक कैंडिडेट इसको उठाएंगे, आप खुद ही सो मोटो फैसले कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलते हैं ये तो ज़मीन पे ही नहीं है। उस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस हुई, बट गिवन दैट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड,
आई थिंक बाय एंड लार्ज हमने कभी एक दूसरे की मुखालफत उतनी ज़्यादा की नहीं है इलेक्शन में जैसे होती है, क्योंकि मुकाबला भी एनसी और पीडीपी के बीच ही है। और इसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुछ कहा, हमने इल्ज़ाम तराशी नहीं की। हमें लगा कि यहाँ पर इस वक्त लोगों में काफ़ी स्ट्रेस है, एंजाइटी है और लोग चाहते हैं उनकी बात हो, ठीक है, बाकी एक दूसरे के बारे में। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हम एक साथ नहीं हैं तो असेंबली इंतखाबात में हम लोग एक साथ आ सकते हैं, अगर आज हम एक नहीं हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक साथ आ सकते हैं, 370 को लेकर एक साथ आ सकते हैं, 35A को लेकर एक साथ आ सकते हैं? वो तो फैसले दोनों पार्टियां लेती है, बड़े फैसले कि कौन अलाइनमेंट होगी नहीं होगी, लेकिन एक इलेक्टोरल अलायंस अगर इस जगह होती तो उससे नीयत समझ आती है। इज देयर अ विंडो ओपन? कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं पता है क्योंकि वो बड़ी पार्टी के टॉप लीडरशिप डिसाइड करते हैं, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि दैट द परसेप्शन दैट वी आर फाइटिंग ईच अदर, वो हमने बहुत अवॉइड किया है। एक दूसरे के खिलाफ हमने कोशिश की पीडीपी से स्टेटमेंट नहीं दिया कहीं पे भी। अगर आप मेरा स्टेटमेंट देखेंगे या मतलब पार्टी से सीधे रिलेशन में आप लोगों की ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ रही नहीं है, आप लोगों की बात करिए और लोगों से वोट मांगिए। बस ये गर्ज ये है कि कश्मीर की आवाज़ नई दिल्ली के ऐवानों में पहुँचे, पार्लियामेंट में पहुँचे, एंड पीपल शुड फील दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, दे शुड गेट अ वॉइस। उसके बाद जब आवाज़ मिलती है फिर मसले उठते रहते हैं, तो हमारा फोकस बहुत क्लियर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आपके ऊपर सीधे ये इल्ज़ाम लगाती है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने साल 2014 में कहा था बीजेपी को रोकेंगे, साल 2015 में आपने अलायंस किया, उसी के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अगर आप अलायंस नहीं करते तो ये नहीं होता। हम भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं उनकी गलतियों का, उनकी ब्लंडर्स का, हिस्टोरिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नुकसान किया है, बट इस वक्त वो समय नहीं है, इस वक्त वो वक्त नहीं है और लोग तैयार नहीं है इस नैरेटिव के लिए कि एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करेंगे। दूसरा, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था हमारी गवर्नमेंट भी नहीं थी। व्हाट हैपन्स इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ब्लेम यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, हम अलायंस में भी नहीं थे। और अगर हम कहीं पे भी अलायंस कंटिन्यू करते तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं, क्योंकि एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने लार्जर इशूज़ पे बात की, कश्मीर की पोलिटिकल प्रोसेस को, पीस एंड कंसोलेशन को, डायलॉग को लेकर, जस्टिस को लेकर और गारंटीज ली थी बीजेपी से कि इन चीज़ों को टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि अलायंस नहीं चला, क्योंकि महबूबा जी का प्रेशर था कि इन चीज़ों पे काम करिए और बीजेपी की अपनी लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको एड्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पहले पार्टी तोड़ी, गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद पीडीपी तहस हुई, काफ़ी लोग निकले, देन ऑल दिस हैपेंड बिकॉज दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टी। अब इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? क्या आपने भी बीजेपी को रोकने के लिए ये सारी मुहिम है आपकी, या जैसे आपने एक बात कही थी रेफरेंडम, ये वर्ड, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल और इस लफ्ज़ का यूज़ बहुत भयंकर तरीके से कश्मीर की पार्टी पॉलिटिकल सियासी जमातों ने किया है। 1975 तक एक आदमी रेफरेंडम कराता रहा, 75 में आके उसने कहा कि नहीं अब ये सब छोड़ दीजिए, आप फिलहाल कुर्सी पकड़ लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में आपका भी वही रेफरेंडम है या कोई और? नहीं, बिल्कुल हमारा बहुत क्लियर है। वी आर नॉट सीकिंग अ रेफरेंडम अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हियर, क्योंकि वी आर इन अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस। हम लोग आइन को मानने वाले लोग हैं, जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते वायलेंस से, हरदर्मी से, बाइकआउट से कुछ नहीं हासिल हो, ठीक। और हमारी एक जनरेशन नौजवानों की जेलों में है, एक कब्रों में है, एक ड्रग्स में है, एक डिप्रेशन में है। हम चाहते हैं अपने नौजवान को हम डेमोक्रेटिक स्पेस दें, ठीक। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का रेफरेंडम हर सरकार करती है, हर इलेक्शन रेफरेंडम ही होता है, ठीक। वो सरकार की पॉलिसीज़ का होता है, यानी वो ये 1975 वाला रेफरेंडम नहीं। हमने कोई एंटी नेशनल मूव नहीं किया है एंड वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट पीपल हु आर सपोर्टिंग एनीथिंग सेडेशियस, ठीक है। हमारा गर्ज जमहूरियत में लोगों को लाने का है और कश्मीर को, नौजवान को एक स्पेस देने का है। जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोशिश की महबूबा जी ने कि कश्मीर के नौजवान को तशद्दुद से, जुल्म से, जेल से, सख्ती से, FIR से निकाल के उसको जमहूरी हक दिया जाए। अगर 87 में आपने यही स्पेस कश्मीरी नौजवान को दी होती, शायद मिलिटेंसी नहीं होती, शायद गन को सपोर्ट नहीं मिलता, शायद नौजवान 1 लाख नौजवान हम नहीं खोते, क्योंकि उस वक्त की जमात हुई सेंटर में और स्टेट में मिल के ये फैसला लिया कि कश्मीरी नौजवान को जगह नहीं देनी, ठीक। तो हम उसके बाद भुगत रहे आज तक, ठीक। जो घर घर आप देख रहे हैं, जो यहाँ जिसको सेंटिमेंट कहते हैं, जो पेन है, जो ट्रॉमा है कश्मीर का, वो उस वायलेंस की वजह से हुआ है। हम चाहते हैं वायलेंस ना हो और कश्मीरी नौजवान को जमहूरी स्पेस में, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिंसियरली उस पर बहुत काम करी है। अगर आप देखें हमारे सारी जमात में इस वक्त महबूबा जी का सारा फोकस नौजवानों पर, हम लोग सिर्फ जवानों को ही मोबिलाइज कर रहे हैं। इस इलेक्शन में जो टर्न आउट आप देख रहे हैं, रिसेंट इलेक्शन में कोई एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहा था
It's all because of young people. The young people are showing faith in PDP leadership, and young people are showing faith in the democratic process, which should have been celebrated by the people in government. There were unfortunately few elements. हमने बहुत कोशिश की इस प्रोसेस को डिरेल करने की, नुकसान करने की, और इस वक्त भी हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम जवान को वायलेंस में रखें, हम नौजवान को कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस से बाहर निकालें। बाकी एक वर्ड को पकड़ के अगर बोलेंगे आपका रेफरेंडम बोला, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी। लेकिन आपने एक और चीज़ बोली, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अपना ट्विटर पर ट्वीट किया, आपने कहा लाल चौक को लेकर आपने ट्वीट किया, आपने कहा लाल चौक वापस ले लिया। वो लाल चौक आपने किससे वापस लिया? क्या आपने वो अलगाववादियों से, सेपरेटिस्टों से वापस लिया? क्या आपका ये कहने का मतलब था कि हिंदुस्तान से हमने ये वापस ले लिया? किससे वापस लिया? सबसे वापस लिया जो बीजेपी की हार्ड लाइन थी और यहाँ की भी हार्ड लाइन थी, दोनों उसको पकड़ के रखते हैं। हम तो जमहूरी लोग हैं, ना हम हार्ड लाइन यहाँ से है ना वहाँ से है। ठीक, एक वहाँ से आता है कि मैं झंडा लहराऊंगा, एक यहाँ से आता है मैं झंडा लहराऊंगा। ठीक, वी आर ट्राइंग टू रिक्लेम स्पेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। When I say reclaiming spaces, it means space for conversation, जहाँ मैं आपसे बात कर सकूँ। वही आज कश्मीर में घुटन है, खामोशी है। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप मेरे खिलाफ बोल सकते हैं इस जगह के लिए, जैसे हम आज यहाँ पे आए गार्डन में, पुलिस ने बोला इजाज़त नहीं है, हमने बोला बात करेंगे, 2 मिनट घूमने आए हैं, तो बात करने की स्पेस होनी चाहिए। लाल चौक पे जाके हमने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं, हमने लोगों से अपील की कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए। हमने लोगों से अपील की कि आप अपने ये जो अपोजिशन की पार्टी जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, इनके खिलाफ हमें साथ दीजिए। हमने लोगों से अपील की कि कश्मीर की सफोकेशन को ख़त्म करना है थ्रू वोट, थ्रू इलेक्शंस, थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ठीक, एंड रिक्लेमिंग इज आल्सो बिकॉज वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं। एक बड़ी अहम चीज़ इसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल है कि जब आपने रिक्लेम करने की बात की, तो क्या आप जो इस वक्त की हुकूमत है उसको इस बात के लिए श्रेय नहीं देंगे कि एक माहौल ऐसा बना जिस माहौल में वही लाल चौक, जिस लाल चौक में किस तरह के सीन देखने को मिलते थे, उसी लाल चौक में जम्मू कश्मीर की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी शेख अब्दुल्ला के 1975 के बाद, 1987 के बाद एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपनी तंजीम का झंडा लेकर लाल चौक में खड़ा था। नहीं, हम देखिए, हम तनकीद ही नहीं कर रहे हैं, वी हैव बीन क्लियरली सेइंग ठीक है, वायलेंस डीएस्केलेट हुआ है बहुत जगह से, कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, हड़ताल नहीं हो रहे, शटडाउन्स नहीं हो रहे, लेकिन ये पीस जो है ये यूएपीए के थ्रू, जेल्स के थ्रू, केस के थ्रू, एफआईआर के थ्रू इस वक्त प्रेजेंट है। हम चाहते हैं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है, जो मुफ्ती साहब का नज़रिया कि पीस थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पीस थ्रू जस्टिस, पीस दैट पीपल शुड बी फीलिंग पार्ट ऑफ इट, जहाँ लोग खुश हो अमन से, उनको ये ना लगे ये टूरिस्ट के लिए है, ये बाहर के बंदे के लिए है और मुझे हाईवे से नीचे उतार दें, मेरी नदी पे मेरा हक नहीं है, मेरी रेत पे मेरा हक नहीं है, मेरी नौकरी पे मेरा हक नहीं है। ये जो फीलिंग है अदराइजेशन का, ये जो फीलिंग है कि मतलब आप रेलेवेंट नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं बोलते कि आप कोई भी आए लाल चौक, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन 5 साल से अगर कोई भी झंडा लहरा सकता है, हमने भी अपनी जमात का लहराया, कौन सा तूफान आ गया। एंड अगर वो बोलते हैं लाल चौक क्लेम, हमने बोला रिक्लेमिंग ऑफ स्पेस, दिस इज वेरी क्लियरली when you went, Lal Chowk is a symbolic space in Jammu and Kashmir politics. When you make a political statement for democracy there, it's no way a dangerous statement. This is about reclaiming the space in Jammu and Kashmir where people feel this is part of us. लाल चौक हमारा है, ये जगह हमारी है और हमें लगना चाहिए अपनी जगह पे हम खुल के बात तो कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, और उसके बाद हम डायरेक्ट वो भीड़ सारी लेकर डीसी ऑफिस में फॉर्म भरने गए, इलेक्शन का फॉर्म, ठीक है, विच इज़ नो वे कि ये बेसिकली हम पे जो शक है। अरे वही एक और चीज़, 5 अगस्त 2019 मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बहुत सारे अखबारों में भी और बहुत सारे वेब पोर्टल्स पर भी लोगों ने लेख लिखने शुरू कर दिए, बड़े आर्टिकल आए, बड़े लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल है जी, वादी कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, निकले तो मार पड़ जाएगी, लाल चौक कहाँ आएंगे, वहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ कहाँ आएंगे। लेकिन हमने देखा कि डीडीसी में भी लोग निकले, उनने वोट डाला, और आज हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में लोगों ने जिस तरीके से श्रीनगर में वोट डाला है वो अपने आप में अनइमेजिनेबल है। तो आप किस चीज़ को इसका क्रेडिट देते हो कि ये कैसे मुमकिन हो पाया कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर जिनको लगता था कि शायद 5 अगस्त के बाद अब हमारी कोई स्पेस घाटी में बची नहीं है, और यही वो दिल्ली में बार बार कह रहे थे जी हमारी कोई स्पेस नहीं है, हमारी कोई स्पेस नहीं है, वो स्पेस जो आपको वापस मिली है, who do you think you want to give credit for that? The credit is to the people of Kashmir. There is a silent solidarity in the Kashmir, जहाँ लोगों को लगता है कि is it that their trust in New Delhi has increased, or there is this brewing anger
जिस एंगर को वो एड्रेस करना चाहते हैं थ्रू देयर वोट, टू टेल न्यू दिल्ली वी आर एंग्री, वी आर नॉट हैप्पी। मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं, एंगर भी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में एक रियलाइजेशन है कि बंदूक, वायलेंस से, हर शटडाउन से ये चीज़ें शायद किसी फोरम पर पहुंचती नहीं हैं। और जो इश्यूज हम कन्फ्रंट करते हैं इस वक्त, जो भी इश्यूज कश्मीर को लगता है सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट है, या मेरे को अपना स्टेट नहीं है, स्पेशल स्टेटस नहीं है, इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है, अपने लीडर नहीं है, आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि हड़ताल से ये अचीव नहीं होगा, ठीक, शटडाउन से नहीं हो सकता, वायलेंस से नहीं हो सकता, वोट डालने से आई कैन रिक्लेम माई लीडरशिप। अच्छा, फर्स्ट थिंग दैट देयर इज अ फीलिंग इन कश्मीर। जहाँ पे भी हम जाते हैं लोगों को ये लगता है कि पहले अपने लोग हमें सेक्रेटरीट में होने चाहिए, सिस्टम में होने चाहिए, गवर्नमेंट में होने चाहिए। सो डू यू वांट टू से दैट कि जो आम लोगों का ट्रस्ट और भरोसा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स में पहले आप ही लोग कहते थे कि नहीं है, अब वो बड़ा है, लेजिटिमेसी बढ़ी है, लेजिटिमेसी बढ़ी है। There are first time voters, जिन्हें young voters, 70 साल वोट नहीं डाला, 80 साल का बुजुर्ग भी कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर। नया वोटर तो है ही, नया जवान भी आज की तारीख में दे लुक टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, और जब हम जाते हैं हमें भी सरप्राइज होता है। सो अब अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी चाहेंगे कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, तो क्या आप समझते हैं नई दिल्ली को क्या करना चाहिए जिससे ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे और वादी जिस तरीके से उस आग से बाहर निकल रही है, कम से कम उसको सबसे पहले 87 जैसे हालात नहीं होने चाहिए, रिगिंग शक भी नहीं होना चाहिए कश्मीर। आपने तो इल्जाम कोई नहीं लगाया कि रिगिंग हुई कहीं इस बार, ट्वीट किए क्योंकि हमारे वक्त बट वोट डालते वक्त तंग किया गया, परेशान किया गया, स्लो की गई पोलिंग कुछ इलाकों में, और कुछ एक अनासिर ने कोशिश की एक दो पार्टीज को फेवर करने की, उसमें उन्होंने कोशिश की, कहीं हमारे वर्करों को तंग किया गया। वो हमने ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर को टैग भी किया, इलेक्शन कमीशन को भी टैग किया, और नायब वजी ने भी रिपीटली कहा। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़, पर वावेला कोई नहीं डाला। यूजुअली ये होता था इलेक्शन के इंतखाबात के बाद फ़ौरन होता था ये धांधली हो गई, वो धांधली हो गई, नई दिल्ली ने फलां की मदद की। इस बार कोई बयान ऐसा नहीं आया, उल्टा बयान हम लोग भी डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते, बहुत चीज़ें हुई हैं जो हम डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते उस प्रोसेस को। लोगों का ट्रस्ट वैसे ही लोग होते हैं, साइलेंट है, हम नहीं चाहते अब सब कुछ ही से निकल हो जाए कि हम बोलेंगे सब धांधली छोड़ दिया, लेकिन हमारे 50-100 वर्करों को लगभग उठाया गया, फ़ोन किए गए, प्रेशर किया गया, जो नहीं होना चाहिए। But don't you think it's not possible? You can't stop people from voting for you. If they want to vote for you, they'll vote for you, whether your worker is there or he is not there. एक जगह सेंसिटिव है, यहाँ लोग डरते हैं, आप किसी को उठाएंगे। किसी बंदे ने मेरी अभामा में रैली की, 4000 लोग जमा किए, शाम को उसके घर में रेड पड़ा और इलेक्शन के बाद उसको शाम को छोड़ दिया। तो इट्स अ मैसेज क्लियर हुई। एक बंदा वो हमारा जोनल कोऑर्डिनेटर है, तो सारी पार्टी में लोग डर गए, उनको लगा उठा रहे हैं। कल मेरे खिलाफ अच्छा लगा, कुछ किया नहीं गलत, मतलब लोग वोट मांगने के लिए मैं गया, उस पर FIR थोड़ी लगा सकते हो, उस पर भी FIR लगा। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें हुई है, बहुत इंसिडेंट जो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बोले, बिकॉज उसमें लोग डर जाते हैं। भाई अगर मरकज़ में मान लीजिए दोबारा से बीजेपी की सरकार आती है और मान लीजिए आप लोग चुन के MP जाते हैं, तो आपका मंशूर क्या रहेगा? क्योंकि अब तो आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आपने ये नहीं कहा कि हम वादी कश्मीर के नुमाइंदा हैं, आपने कहा हम आपके भी नुमाइंदा हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, जो उनकी परेशानी है वो भी हाईलाइट करेंगे, आपकी भी करेंगे। तो आपका मंशूर मरकज़ में जाकर क्या रहेगा और क्या ऐसा ये मुमकिन है? हमारी आवाज़ ही हमारा मंशूर है। हमारे सारे मसले तब उठेंगे, हल होंगे जब पहले कश्मीरी ब्रीथ कर सके आवाज़। ठीक, तो फर्स्ट थिंग कश्मीरी शुड बी दैट आई कैन स्पीक फॉर माय सेल्फ, जो सबसे बड़ी जमहूरियत में एक चीज़ है। मुझे लगता है बात ही नहीं कर रहा कोई। ठीक, मैं नहीं बोलता हूँ कि चलो सारा देखो, महबूबा जी ने हिम्मत करके बात की 5 साल, लेकिन आप लोगों को क्या हो जाता है कि समझ में नहीं आती। बड़े सारे लोगों ने सवाल पूछा, कहा 5 अगस्त 2019 हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी थे, मोहम्मद अकबर लोन थे, 3 आपके MP थे। तब हम लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे आप लोगों से कि जैसी बातें आप इंतखाबात से पहले करते हैं, इंतखाबात के बाद तीनों इस्तीफा देकर आ जाएंगे कि जी हम नहीं मानते अब इन चीज़ों को, आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन आपके तीनों जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बराबर आखिरी वक्त तक MP बने, अभी भी हैं, जब तक नई लोकसभा नहीं आती। तो जब आप लोग बाहर होते हैं तब आपका किस्सा कुछ और होता है, जब आप अंदर चले जाते हैं आपकी कहानी तब्दील हो जाती है। आई थिंक इसीलिए तो तीनों चेंज भी हुए हैं। उनको वजह होगी थी उनकी पार्टी ने उनको वापस बहाल किया, बट हम तो इतना वादा करते हैं अगर हमको मौका मिलता है। आपको PDP को हमको क्लियरली पता है, महबूबा जी जब अलायंस में भी थी, शी वाज वेरी क्लियर। नॉर्थ साउथ तो नहीं करेंगे आप दोबारा?
वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत आइडियोलॉजिकली और बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त जो कश्मीरी को लगता है कि मेरी आवाज़ दबी है, उस आवाज़ को हम बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीदुर रहमान परा ने साफ तौर पर यह कहा कि जो आम लोगों की आवाज़ दबी है उस आवाज़ को दोबारा से उभारने की कोशिश करेंगे और उसी एजेंडे पर काम करेंगे जो एजेंडा वादी कश्मीर के लोगों से मुंसलिक हो।